जंगल के बीच से अपने घर के ऊपर रखे एक बड़े पिज्जा आकार के सैटेलाइट डिश का उपयोग करके पृथ्वी के वायुमंडल से 550 किलोमीटर बाहर परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट तक इंटरनेट पहुंचाना, ईमानदारी से कहें तो तकनीकी रूप से अद्भुत है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि स्टारलिंक सैटेलाइट अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलते हैं, लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे, और उनके बीच सैकड़ों मेगाबिट प्रति सेकंड की दर से डेटा आगे पीछे भेजा जा रहा है, जबकि डिश और सैटेलाइट लगातार डेटा की किरण को सीधे उनके बीच घुमा रहे हैं। इसके अलावा डिश हर 4 मिनट में अलग अलग सैटेलाइट के बीच स्विच करती है, क्योंकि वे डिश के दृश्य क्षेत्र से बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे संभव है, तो बने रहिए, क्योंकि हम कई प्रमुख तकनीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट को जादुई तरीके से काम करने में सक्षम बनाती हैं। सबसे पहले हम सैटेलाइट डिश के अंदर का पता लगाएंगे और देखेंगे कि यह डेटा की एक किरण कैसे उत्पन्न करता है जो अंतरिक्ष तक पहुंचने में सक्षम है। दूसरा, हम देखेंगे कि यह डिश लगातार बीम को कैसे घुमाती है ताकि यह सीधे आसमान में घूम रहे सैटेलाइट पर इंगित करे। और तीसरा, हम इस बात पर गौर करेंगे कि डिश और सैटेलाइट बीम के अंदर क्या भेज रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आप एक साथ 5 HD मूवी या शो स्ट्रीम कर सकते हैं। यह वीडियो काफी लंबा है क्योंकि इसमें विस्तृत विवरण है। हम इसे पहले 25 गुना गति से और फिर दूसरी बार 1.5 गति से देखने की सलाह देते हैं ताकि इसे पूरी तकनीक के रूप में समझा जा सके। तो बने रहिए और सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस तरह के टेलीविजन सैटेलाइट डिश और स्टारलिंक ग्राउंड डिश के बीच अंतर को स्पष्ट करके शुरू करें, जिसे एलोन मस्क ने डिशी मैकफ्लैटफेस या संक्षेप में डिशी नाम दिया है। टीवी डिश विद्युत चुंबकीय तरंगों को केंद्रित करने के लिए एक परवलयिक परावर्तक का उपयोग करते हैं जो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रसारण उपग्रहों से भेजे गए टीवी सिग्नल हैं। टीवी सैटेलाइट डिश केवल अंतरिक्ष से टीवी सिग्नल प्राप्त करते हैं, वे डेटा नहीं भेज सकते। हालांकि डिश 550 किलोमीटर दूर परिक्रमा कर रहे स्टारलिंक उपग्रह से इंटरनेट डेटा भेजता और प्राप्त करता है, जबकि स्टारलिंक उपग्रह टीवी उपग्रहों की तुलना में 60 गुना करीब है। फिर भी वायरलेस तरीके से सिग्नल भेजने के लिए यह एक अविश्वसनीय दूरी है और इस प्रकार डिश और स्टारलिंक उपग्रह के बीच की किरणों को तंग शक्तिशाली किरणों में केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जो लगातार एक दूसरे की ओर इंगित करने के लिए कोण या स्टीयर की जाती हैं। इसकी तुलना टीवी प्रसारण संकेतों से करें, जो एक वैन के आकार के उपग्रह से आते हैं और जिनके संकेत एक विस्तृत पंखे में फैलते हैं जो उत्तरी अमेरिका से बड़े भूभाग को कवर करता है। हालांकि टेबल के आकार के स्टारलिंक उपग्रहों को 20 मिलीसेकंड की विलंबता प्रदान करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में होना चाहिए, जो सुचारू रूप से इंटरनेट गेम खेलने या वेब सर्फिंग के लिए महत्वपूर्ण है, और परिणामस्वरूप उनका कवरेज बहुत छोटा है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से परिक्रमा करने वाले 10,000 या अधिक स्टारलिंक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। आइए अब डिश मैकफ्लैटफेस खोलें। पीछे की तरफ हमारे पास मोटरों की एक जोड़ी और एक ईथरनेट केबल है जो राउटर से जुड़ती है। ध्यान दें कि ये मोटर डिश को लगातार स्टारलिंक सैटेलाइट की ओर सीधे इंगित करने के लिए नहीं घुमाती हैं। इनका उपयोग केवल प्रारंभिक सेटअप के लिए किया जाता है ताकि डिश को उचित सामान्य दिशा में इंगित किया जा सके। डिशी को खोलने पर हमें एक एल्यूमिनियम स्ट्रक्चरल बैकप्लेट मिलती है और दूसरी तरफ हमें एक विशाल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या PCB मिलता है। एक तरफ 640 छोटे माइक्रोचिप्स और 20 बड़े माइक्रोचिप्स हैं जो एक पैटर्न में व्यवस्थित हैं, जिसमें बड़े से छोटे माइक्रोचिप्स तक बहुत जटिल निशान फैले हुए हैं। साथ ही PCB के किनारे पर मुख्य CPU और GPS मॉड्यूल सहित अतिरिक्त चिप्स हैं। दूसरी तरफ एक 400 इंच तांबे के घेरे हैं जिनके बीच में चौकोर ग्रिड है। अगली परत पर छोटे नोकदार तांबे के घेरों के साथ एक रबर हनीकॉम्ब पैटर्न है और उसके पीछे हमें एक और हनीकॉम्ब पैटर्न और फिर डिश का अगला भाग मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं? खैर, संक्षेप में हमारे पास 1280 एंटेना हैं जो एक हेक्सागोनल हनीकॉम्ब पैटर्न में व्यवस्थित हैं।
जिसमें तांबे के घेरे का प्रत्येक स्टैक एक एकल एंटेना है जिसे पीसीबी पर माइक्रोचिप्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह विशाल सरणी एक साथ मिलकर काम करती है जिसे चरणबद्ध सरणी कहा जाता है, ताकि 550 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहे स्टारलिंक उपग्रह से कोण पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजी और प्राप्त की जा सकें। आइए जूम इन करें और देखें कि एक एकल एंटेना कैसे काम करता है। यहाँ हमारे पास 6 परतों से बना एक एपर्चर युग्मित पैच एंटेना है, जिनमें से अधिकांश पीसीबी के अंदर हैं। यह पुराने स्कूल के रेडियो के एंटेना से बहुत अलग दिखता है और ईमानदारी से अविश्वसनीय रूप से जटिल है। तो चलिए इसे सरल बनाते हैं। हम अभी कुछ परतों को हटा देंगे और इस एंटेना से फैलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न करते हैं, इसके मूल सिद्धांतों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। शुरू करने के लिए नीचे हमारे पास एक माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन फीड है जो छोटे माइक्रोचिप्स में से एक से आ रही है। यह ट्रांसमिशन लाइन फीड सिर्फ एक कॉपर पीसीबी ट्रेस या वायर है जो अचानक एंटीना स्टैक के नीचे खत्म हो जाती है। हम फीड वायर को 12 गीगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज या सिग्नल भेजते हैं, जो एक वोल्टेज है जो साइनसॉइडल फैशन में ऊपर और नीचे जाती है। हर 83 पिकोसेकंड में एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव होती है। एक सेकंड में 12 बिलियन बार या 12 गीगाहर्ट्ज। ध्यान दें कि हाई फ्रीक्वेंसी बिजली डायरेक्ट करंट या कम फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज घरेलू बिजली से अलग तरीके से काम करती है। उदाहरण के लिए कॉपर फीड वायर के ऊपर हमारे पास एक कॉपर सर्कल है जिसमें नॉच कटे हुए हैं, जिन्हें एंटीना पैच कहा जाता है। डीसी या कम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ बहुत कुछ नहीं होगा क्योंकि पैच अलग थलग है, लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ फीड वायर को भेजी गई पावर को युग्मित किया जाता है या पैच को भेजा जाता है। यह वास्तव में कैसे होता है? खैर, जैसा कि पहले बताया गया है, कॉपर फीड वायर पर 12 गीगाहर्ट्ज सिग्नल लगाया जाता है। जब वोल्टेज अपने साइनसॉइडल या गर्त के निचले हिस्से में होता है तो हमारे पास फीड वायर के अंत में धकेले गए इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होती है। इस प्रकार नकारात्मक चार्ज का एक क्षेत्र बनता है जो अधिकतम नकारात्मक वोल्टेज से मेल खाता है। तार की नोक पर इलेक्ट्रॉनों की यह सांद्रता पैच के शीर्ष पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों सहित सभी इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलती है और परिणामस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन गोलाकार पैच के दूसरी तरफ धकेल दिए जाते हैं। इस प्रकार पैच का एक पक्ष सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है जबकि दूसरा नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जिससे पैच और फीड वायर के बीच विद्युत क्षेत्र बनते हैं। जैसे कि हालांकि जब हम 42 पिकोसेकंड बाद तांबे के फीड वायर पर वोल्टेज को उलट देते हैं तो हमारे पास तार के अंत में सकारात्मक चार्ज या इलेक्ट्रॉनों की कमी की सांद्रता होती है और इस प्रकार पैच में इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ प्रवाहित होते हैं। पैच में वोल्टेज फ्लिप हो जाता है और विद्युत क्षेत्रों की दिशा भी फ्लिप हो जाती है क्योंकि फीड वायर वोल्टेज एक शिखर और गर्त के बीच 42 पिकोसेकंड आगे पीछे दोलन करता है। पैच में विद्युत क्षेत्र भी दोलन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन या करंट आगे पीछे बहता है। अगर हम दोलन को रोकते हैं तो हम देख सकते हैं कि पैच से इनमें से कुछ विद्युत क्षेत्र वेक्टर या तीर लंबवत हैं और क्योंकि वे बराबर और विपरीत हैं, वे रद्द हो जाते हैं। हालांकि अन्य विद्युत क्षेत्र पैच के समान तल में क्षैतिज होते हैं और उन्हें फ्रिंजिंग फील्ड कहा जाता है। ये फ्रिंजिंग फील्ड एक ही दिशा में होते हैं और इस प्रकार वे एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस दिशा में इंगित करने वाला एक संयुक्त विद्युत क्षेत्र बनता है। उसी समय डिस्क के एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन, जो एक विद्युत प्रवाह है, फ्रिंजिंग विद्युत क्षेत्र वेक्टर के लंबवत एक ताकत और दिशा या वेक्टर के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप हमारे पास एक दिशा में इंगित करने वाला एक विद्युत क्षेत्र और उस दिशा में लंबवत इंगित करने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आइए समय में आगे बढ़ते हैं, जहां फीड लाइन पर वोल्टेज सकारात्मक हो जाता है और अब हम साइनसॉइड के शिखर पर हैं। 42 पिकोसेकंड बाद चार्ज सांद्रता या वोल्टेज, साथ ही करंट, सभी पलट जाते हैं और इस प्रकार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं में फैलते हैं और इन दोलन क्षेत्रों को बनाकर हमने एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों के लंबवत दिशा में यात्रा करती है। क्योंकि फील्ड वेक्टर के दो सेट सभी एक ही तल में नहीं हैं बल्कि घुमावदार हैं, इसलिए प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंग एक विस्तारित शेल या गुब्बारे की तरह बाहर की ओर यात्रा करती है, छत पर एक प्रकाश बल्ब की तरह। आइए दृश्य को सरल बनाते हैं।
ताकि हम प्रत्येक तरंग के शिखर और गर्त या ऊपर और नीचे देख सकें। और ध्यान दें कि गर्त केवल विपरीत दिशा में इंगित एक वेक्टर है। इसके अतिरिक्त इन फील्ड वेक्टर की ताकत सीधे वोल्टेज और सिग्नल से संबंधित होती है, जिसे हमने मूल रूप से स्टैक के निचले भाग में कॉपर माइक्रोस्ट्रिप फीड वायर पर भेजा था, जिसका अर्थ है कि यदि हम इन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें फीड लाइन पर भेजे जाने वाले वोल्टेज को बढ़ाना होगा। यह लाइट स्विच पर डिमर की तरह है। अधिक शक्ति का मतलब है अधिक चमकीली रोशनी। अब तक हम इस एपर्चर युग्मित पैच एंटीना के बारे में संचारण के रूप में बात कर रहे हैं, हालांकि इसका उपयोग सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। इस माइक्रोचिप में, जिसे फ्रंट एंड मॉड्यूल कहा जाता है, हम एंटीना को संचारण से प्राप्त करने के लिए स्विच करते हैं और 12 गीगाहर्ट्ज सिग्नल को बंद कर देते हैं। जब उपग्रह से एक विद्युत चुंबकीय तरंग डिश की ओर निर्देशित होती है तो इस आने वाले सिग्नल से विद्युत क्षेत्र कॉपर पैच में इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का एक दोलनशील प्रवाह उत्पन्न होगा। यह प्राप्त उच्च आवृत्ति संकेत फिर फीड लाइन से युग्मित होता है, जहां इसे फ्रंट एंड मॉड्यूल चिप पर भेजा जाता है, जो सिग्नल को बढ़ाता है। इस प्रकार इन एंटेना का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचारित करने और प्राप्त करने दोनों के लिए किया जा सकता है। लेकिन एक ही समय में नहीं ध्यान देने योग्य दो त्वरित बातें। सबसे पहले, जैसा कि पहले देखा गया है, इस एंटेना में कई और परतें हैं और यह जितना हमने चर्चा की है उससे कहीं अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए, यहाँ 2 गोलाकार पैच हैं। नीचे का उपयोग 13 गीगाहर्ट्ज पर संचारित करने के लिए किया जाता है, जबकि ऊपर का 11.7 गीगाहर्ट्ज पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोलाकार ध्रुवीकरण का समर्थन करने के लिए 2 एच स्लॉट और 2 फीड तार हैं। पीछे एक परावर्तक विमान है और साथ ही एक एंटेना के संचालन को आसन्न एंटेना से अलग करने के लिए कई सुविधाएं हैं। हमने निर्माता की टिप्पणियों में ये और कई अन्य विवरण शामिल किए हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी कनाडाई उपशीर्षक में पा सकते हैं। दूसरा नोट यह है कि पृथ्वी पर हर बिंदु से गुजरने वाले हजारों अलग अलग स्रोतों से सभी अलग अलग आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, चाहे वह सूर्य से दृश्य प्रकाश हो, रेडियो या सेल टावरों से रेडियो तरंगें हों, या उपग्रहों या टावरों से टीवी सिग्नल हों। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्य सभी आवृत्तियों को ब्लॉक करने के लिए इन एंटीना पैच को बहुत सटीक आयामों के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि वे केवल आवृत्तियों की एक बहुत ही संकीर्ण सीमा को प्राप्त और संचारित कर सकें, और इस सीमा के बाहर की सभी अन्य आवृत्तियों को एंटीना द्वारा अनिवार्य रूप से अनदेखा कर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए किरण को बढ़ाने के लिए एक एकल एंटीना को दूसरों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। यह एकल एंटीना केवल 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम व्यास का है और केवल इसका उपयोग करना एक प्रकाश बल्ब को चालू और बंद करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से देखने की कोशिश करने जैसा होगा। हमें जिस चीज की जरूरत है वह है प्रकाश को कुछ हजार गुना अधिक चमकीला बनाना और फिर सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक शक्तिशाली किरण में केंद्रित करना। विशाल मिस्टर मैकफ्लैटफेस पीसीबी में प्रवेश करें, जो 55 सेंटीमीटर चौड़ा है और एक षटकोणीय सरणी में कुल 1280 समान एंटेना है। सभी एंटेना की शक्ति को एक साथ जोड़ने की तकनीक को बीम फॉर्मिंग कहा जाता है। तो यह कैसे काम करता है? ठीक है, आइए पहले देखें कि क्या होता है जब हमारे पास थोड़ी दूरी पर 2 सरलीकृत एंटेना होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, एक एंटीना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है जो गुब्बारे के आकार में बाहर की ओर फैलती है। अंतरिक्ष में हर एक बिंदु पर एक शक्ति और दिशा वाला केवल एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है और इस प्रकार अंतरिक्ष में सभी बिंदुओं पर 2 एंटीना दोलनशील विद्युत क्षेत्र वेक्टर एक साथ जुड़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में एंटेना से विद्युत क्षेत्र ओवरलैपिंग चोटियों के साथ एक ही दिशा में इंगित कर रहे हैं और इस प्रकार रचनात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से एक साथ जुड़ते हैं, और अन्य स्थानों पर वे एक गर्त पर एक चोटी के साथ विपरीत हैं और इस प्रकार वे विनाशकारी हस्तक्षेप के माध्यम से एक दूसरे को रद्द करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में वे रचनात्मक रूप से एक साथ जुड़ते हैं वह अकेले एक एंटीना की तुलना में कहीं अधिक तंग या अधिक केंद्रित है। जब हम और भी अधिक एंटेना जोड़ते हैं तो रचनात्मक हस्तक्षेप का क्षेत्र और भी अधिक केंद्रित हो जाता है, जिसे बीम फ्रंट कहा जाता है। इस प्रकार 1280 एंटेना को एक साथ जोड़कर
हम इतनी तीव्रता और दिशात्मकता के साथ एक बीम बना सकते हैं कि यह बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एंटीना की शक्ति को 1280 बार दोहराया जाए तो एक एंटीना की शक्ति का 1280 गुना संयुक्त परिणाम होगा, लेकिन आप गलत होंगे। इन सभी एंटेना से मुख्य बीम की प्रभावी शक्ति और सीमा वास्तव में एक एंटीना की तुलना में 300-500 गुना के करीब है। त्वरित व्याख्या यह है कि रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप के इन पैटर्नों को रखने से यह ऐसा है जैसे हमने एक एंटीना लिया, इसे 1280 से गुणा किया और फिर इसके चारों ओर बहुत सारे दर्पण लगाए और मुख्य बीम के बाहर निकलने के लिए केवल एक छेद छोड़ दिया। लंबे स्पष्टीकरण के लिए बहुत सारे गणित और भौतिकी की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिमैक फ्लैटफेस और स्टारलिंक उपग्रहों में निस्संदेह कुछ जटिल विज्ञान और इंजीनियरिंग है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक बहुविषयक छात्र होना चाहिए। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए ब्रिलियंट देखें, जो इस वीडियो को प्रायोजित कर रहा है। ब्रिलियंट सीखने के लिए एक अद्भुत उपकरण है। वे स्टेम विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यावहारिक इंटरैक्टिव तरीकों से पढ़ाते हैं, जिनमें से कई सीधे स्टारलिंक और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों जैसे इलेक्ट्रिक कार, क्वांटम कंप्यूटर, रॉकेटरी या न्यूरल नेटवर्क से संबंधित है। उदाहरण के लिए, उनके पास तरंगों और प्रकाश के लिए समर्पित एक पूरा कोर्स है और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी पर एक और कोर्स है, जो स्टारलिंक और स्पेसएक्स रॉकेट को समझने में बहुत मदद करेगा। ब्रिलियंट किसी उबाऊ पाठ्यपुस्तक की तरह नहीं है, बल्कि सभी पाठ्यक्रम पाठों को मनोरंजक बनाने और अवधारणाओं को आपके दिमाग में बैठाने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। आज की अग्रणी तकनीकों को वास्तव में समझने और एलोन मस्क जैसे क्रांतिकारी इंजीनियर और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में पारंगत होना चाहिए। हम आपको साइन अप करने, कुछ पाठों को मुफ्त में आजमाने और अगर आपको वे पसंद आते हैं, जो हमें यकीन है कि आपको पसंद आएंगे, तो वार्षिक सदस्यता के लिए साइन अप करने की सलाह देते हैं। अब आइए यह पता लगाना जारी रखें कि कैसे एक शक्तिशाली किरण लगातार आकाश में फैल सकती है और फिर हम इसे हर सेकंड सैकड़ों मेगाबिट डेटा से कैसे भरते हैं। पहले से एक त्वरित रिफ्रेशर के रूप में, यहाँ 1280 एंटेना की एक सरणी है और हमने डिशी के लंबवत प्रसारित होने वाली लेजर जैसी किरण बनाने के लिए उन सभी को एक ही 12 गीगाहर्ट्ज सिग्नल के साथ खिलाया। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमें इस किरण को इस तरह से कोणित करने में सक्षम होना चाहिए कि यह सीधे 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आकाश में जूम करने वाले स्टारलिंक उपग्रह पर इंगित करे। मोटर्स का उपयोग करना संभव नहीं है क्योंकि वे 1 महीने के भीतर टूट जाएंगे और पर्याप्त सटीक नहीं है। इसलिए समाधान चरणबद्ध सरणी बीम स्टीयरिंग का उपयोग करना है। आइए अपने 2 एंटीना उदाहरण पर वापस जाएं। पहले हम 2 एंटेना को एक ही सिग्नल खिला रहे थे और इस प्रकार एंटेना एक दूसरे के साथ चरण में थे। चरण को समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए सिग्नल की ऊंचाई या आयाम को जल्दी से बदलना एंटीना को भेजी गई शक्ति को बदलकर किया जाता है, जिससे सिग्नल मजबूत या कमजोर हो जाता है। आवृत्ति यह है कि 1 सेकंड में कितने शिखर और गर्त या तरंग दैर्ध्य हैं, और चरण बदलना सिग्नल को बाएं या दाएं स्थानांतरित करना है। चरण परिवर्तन को 0 और 359 डिग्री के बीच मापा जाता है, क्योंकि यदि हम सिग्नल को 360 डिग्री या एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य स्थानांतरित करते हैं, तो हम शुरुआत में वापस आ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम एक वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों। उदाहरण के लिए, यहाँ 45 डिग्री चरण परिवर्तन वाला एक संकेत है, यहाँ 180 डिग्री परिवर्तन वाला एक और संकेत है और फिर 315 डिग्री परिवर्तन वाला एक और संकेत है। आपकी आंखें चरण स्थानांतरित दृश्य प्रकाश में अंतर नहीं देख सकती हैं। हालांकि उच्च तकनीक सर्किटरी, जैसे कि डिश के अंदर जो है, चरण परिवर्तन का पता लगाने और उसके साथ काम करने में वास्तव में अच्छा है। तो फिर हम बीम को कोण पर रखने के लिए चरण परिवर्तन का उपयोग कैसे करते हैं और इसे सीधे उपग्रह पर इंगित करते हैं। समाधान एक एंटीना को भेजे गए सिग्नल को दूसरे एंटीना के संबंध में चरणबद्ध करना है और परिणामस्वरूप एक एंटीना से उत्सर्जित शिखर और गर्त का समय दूसरे से अलग होता है। ये चोटियां और गर्त बाहर की ओर फैलते हैं और रचनात्मक हस्तक्षेप का स्थान अब बाईं ओर कोण पर है और बाकी सभी जगह विनाशकारी हस्तक्षेप है। अगर हम एंटेना के चरण को फिर से बदलते हैं, तो रचनात्मक हस्तक्षेप का क्षेत्र दाईं ओर कोण पर होता है। इसलिए
एंटेना को भेजे जाने वाले सिग्नल के चरण को लगातार बदलकर हम रचनात्मक हस्तक्षेप का एक व्यापक क्षेत्र बना सकते हैं। आइए 6 और एंटेना लाएं और दृश्य को सरल बनाएं ताकि हम प्रत्येक तरंग से चोटियों का केवल एक भाग ही देख सकें। एंटेना से बहुत दूर तरंगें मिलकर एक वेवफ्रंट बनाती हैं, जो एक समतल तरंग होती है, जैसे समुद्र की लहरें तटरेखा पर टकराती हैं। पहले की तरह प्रत्येक एंटेना द्वारा प्रत्येक तरंग शिखर के उत्सर्जित होने के समय को लगातार बदलकर हम उस कोण को बदल सकते हैं जिस पर वेवफ्रंट बनता है। अनिवार्य रूप से किरण को एक दिशा या दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं, और अगर हम द्विआयामी सरणी में अधिक एंटेना लाते हैं तो हम अब किरण को 100 डिग्री के दृश्य क्षेत्र में किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आइए डिश में सभी 1280 एंटेना को देखने के लिए वापस चलते हैं। बीम को किस कोण पर इंगित या संचालित करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए हम यहाँ इस चिप से डिश के जीपीएस निर्देशांक का उपयोग करते हैं। साथ ही स्टारलिंक उपग्रह की कक्षीय स्थिति का भी उपयोग करते हैं, जिसे डिश सॉफ्टवेयर में जाना जाता है। सॉफ्टवेयर 3D कोणों के सटीक सेट और प्रत्येक एंटेना के लिए आवश्यक चरण बदलाव की गणना करता है। फिर इन चरण बदलाव के परिणामों को बीमफॉर्मर नामक 20 बड़ी चिप्स को भेजा जाता है, और प्रत्येक बीमफॉर्मर 32 छोटी चिप्स के बीच समन्वय करता है, जिन्हें फ्रंट एंड मॉड्यूल कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक 2 एंटेना को नियंत्रित करता है। हर कुछ माइक्रोसेकंड में इन गणनाओं को फिर से परिकलित किया जाता है और उपग्रह पर बीम को पूरी तरह से लक्षित करने के लिए सभी माइक्रोचिप्स को प्रसारित किया जाता है। परिणामस्वरूप बीम को 100 डिग्री के दृश्य क्षेत्र में कहीं भी निर्देशित किया जा सकता है। कुछ त्वरित नोट हैं। सबसे पहले, मुख्य बीम, जिसे मुख्य लोब भी कहा जाता है, इस तरह दिखता है। हालांकि रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप पूर्ण नहीं है और इसके परिणामस्वरूप कम शक्ति के अतिरिक्त पार्श्व लोब होते हैं। तीसरा, श्री मैकफ्लैटफेस के पास एक एकल चरणबद्ध सरणी है। हालांकि स्टारलिंक उपग्रह पर वास्तव में 4 चरणबद्ध सरणी एंटेना हैं। 2 का उपयोग कई डिशेस के साथ संचार करने के लिए किया जाता है और 2 का उपयोग इंटरनेट ट्रैफिक को रिले करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। और चौथा, चरणबद्ध सरणियों का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि उनका उपयोग वाणिज्यिक एयरलाइनों पर मध्योड़ान इंटरनेट की अनुमति देने के लिए किया जाता है। इसलिए यह वीडियो भी स्पष्ट रूप से बताता है कि मध्योड़ान इंटरनेट कैसे काम करता है, इससे पहले कि हम यह पता लगाएं कि वास्तविक डेटा कैसे भेजा जाता है। हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि इस वीडियो को शोध करने में 1 महीने का समय लगा, 2 दर्जन स्क्रिप्ट संशोधन और मॉडल और एनिमेट करने में 2 महीने लगे। अगर आप इस तकनीक की जटिलता और इस वीडियो की गहराई से हैरान हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे एक टिप्पणी लिखें, और हम इस तरह के और वीडियो बनाना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है डिश और स्टारलिंक उपग्रह के बीच सूचना कैसे भेजी जाती है। उदाहरण के लिए, हमने उच्च आवृत्ति साइनसॉइड के आकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात की है, लेकिन यह बाइनरी जैसा कुछ भी नहीं दिखता है और आपके पसंदीदा टीवी शो जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? खैर, डिश और उपग्रह वास्तव में एक संकेत भेजते हैं जो इस तरह दिखता है। हालांकि वे प्रेषित संकेत के आयाम और चरण को बदलते हैं और फिर आयाम और चरण के प्रत्येक अलग अलग संयोजन या क्रम परिवर्तन के लिए 6 बिट बाइनरी मान असाइन या एनकोड करते हैं। 6 बिट्स के साथ 64 अलग अलग मान हैं, और इस प्रकार हमें आयाम और चरण के 64 अलग अलग क्रम परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि सभी क्रम परिवर्तनों को सूचीबद्ध करने के बजाय इसे 64 अलग अलग मानों को एक ग्राफ में व्यवस्थित करके अधिक आसानी से देखा जा सकता है, जिसे नक्षत्र आरेख कहा जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। आइए बिंदु 0111101 को देखें और मूल से इस बिंदु तक एक रेखा खींचें। मूल से दूरी सिग्नल का आयाम है और सकारात्मक अक्ष से कोण चरण है। यह कुछ हद तक ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करने जैसा है। इस प्रकार डिश को इन 6 बिट्स को भेजने के लिए यह 59% के आयाम और 121 डिग्री के चरण बदलाव के साथ एक संकेत प्रेषित करता है। फिर यदि भेजा जा रहा अगला मान 101,000 है, तो संकेत 87% आयाम या चमक और 305 डिग्री चरण बदलाव पर स्विच करता है। उसके बाद यह एक अलग आयाम और चरण बदलाव के साथ अगला मान भेजता है। इन 6 बिट समूहों में से प्रत्येक को प्रतीक कहा जाता है
और वे अगले प्रतीक को भेजे जाने से पहले केवल 10 या इतने नैनोसेकंड तक चलते हैं। बहुत बार आप सिग्नल को इस तरह से सिकुड़ा हुआ देखते हैं क्योंकि सिग्नल की आवृत्ति हर 83 पिकोसेकंड या 12 गीगाहर्ट्ज में एक बार होती है और चूंकि एक प्रतीक 10 नैनोसेकंड तक रहता है, इसलिए अगले प्रतीक को भेजे जाने से पहले प्रति प्रतीक लगभग 120 तरंग दैर्ध्य होना अधिक सटीक है क्योंकि हम पिको और नैनोसेकंड के क्रम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 90 मिलियन 6 बिट समूह या प्रतीक फिट कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति सेकंड 540 मिलियन बिट्स होते हैं। हालांकि ध्यान दें कि यह डेटा ट्रांसफर डाउनलोड और अपलोड के बीच साझा किया जाता है, चूंकि यह विशेष एंटीना एक ही समय में डेटा संचारित और प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए डिश से स्टारलिंक उपग्रह को डेटा भेजने के लिए हर सेकंड के लगभग 74 मिलीसेकंड का उपयोग किया जाता है और उपग्रह से डिश तक डेटा भेजने के लिए 926 मिलीसेकंड का उपयोग किया जाता है और विलंबता को कम करने के लिए ये समय स्लॉट सभी को एक साथ समूहीकृत करने के बजाय एक सेकंड में वितरित हो जाते हैं। आयाम और चरण के विभिन्न रूपों का उपयोग करके 6 बिट मान भेजने की इस तकनीक को 64 QAM या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है और यह जितना हमने चर्चा की है उससे कहीं अधिक जटिल है, लेकिन आइए इस पर ध्यान न दें। अब जबकि हमारे पास लाखों 6 बिट प्रतीकों की एक धारा है जो प्रति सेकंड सैकड़ों मेगाबिट डेटा प्रदान करती है, इसे आपके पसंदीदा टीवी शो में बदलने के लिए हम उन्नत वीडियो कोडेक या H.264 प्रारूप का उपयोग करते हैं। आप हमारे वीडियो में इसके बारे में अधिक जान सकते हैं, जो छवि संपीड़न का पता लगाता है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। मुझे यकीन है कि आपके पास कई सवाल हैं और निश्चित रूप से उन्हें नीचे टिप्पणियों में पूछें, लेकिन समाप्त करने से पहले आइए 2 बातें स्पष्ट करें। सबसे पहले, इस वीडियो में व्यावहारिक रूप से हर चीज का पैमाना गलत है। यहाँ डिश और स्टारलिंक उपग्रह का सही पैमाना है। हालांकि डिश 550 किलोमीटर दूर है, जिसे हम सही ढंग से नहीं दिखा सकते हैं। इसके विपरीत, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल 2.5 सेंटीमीटर दूर हैं और इस प्रकार डिश और उपग्रह के बीच लगभग 22 मिलियन तरंग दैर्ध्य हैं, जो कि यहाँ दिखाई देने वाली कुछ तरंगों से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त इस एनिमेशन में हम तरंग दैर्घ्य को धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए दिखा रहे हैं, जबकि वास्तव में डिश या स्टारलिंक उपग्रह से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग को दूसरे तक पहुंचने में केवल 2 मिलीसेकंड लगते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि हम डिश को विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हुए और उन्हें उपग्रह तक भेजते हुए अनुपातहीन रूप से दिखाते हैं। वास्तव में सैटेलाइट डिश अधिक बार रिसीव मोड में होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्राप्त करने के चरण और भौतिकी एक उत्सर्जित करने के समान ही होते हैं। बस विपरीत रूप से स्टारलिंक और डिश एक दूसरे को डेटा कैसे भेजते हैं, इसके बारे में यही काफी है। इस वीडियो की मूल स्क्रिप्ट 45 मिनट से ज्यादा लंबी थी, इसलिए काटे गए सभी विवरण क्रिएटर्स की टिप्पणियों में शामिल हो गए। इन कार्ड में से किसी एक पर क्लिक करके या सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करके एक और ब्रांच वीडियो देखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।